CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एक ऐसा एग्जाम जो क्लास 12th के बाद देना होता है और इसी के बिहाफ पर आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, स्टेट यूनिवर्सिटीज में, ड्रीम यूनिवर्सिटीज में या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं उनमें एडमिशन होता है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि 2022 से लेकर 2024 तक आ गए हैं, तो यहां पर हर साल कंपटीशन कितना बढ़ रहा है। अगर मैं यहां पर कॉमर्स, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज तीनों के स्टूडेंट्स की बात करूं 100%, तो 100% में से अराउंड लगभग जो है वो आपका 40 to 45% स्टूडेंट आर्ट्स के होते हैं। ठीक है, आर्ट्स डोमेन्स के होते हैं जो इसमें एग्जाम दे रहे होते हैं। ठीक है, अब ये इतना बड़ा कॉम्पिटिशन है, अब वहां पर कॉम्पिटिशन को बीट करने के लिए आपको उसी तरीके की प्रिपरेशन भी करनी होगी। सो इस पूरी की पूरी जो वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि जो भी आर्ट्स स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली इस वीडियो के अंदर आपके CUET एग्जाम में। ठीक है, अब हम इसमें वीडियो में क्या क्या समझने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर समझेंगे कि सबसे पहले CUET होता क्या है। ठीक है, देन उसके बाद इसका सिलेबस क्या होता है। जब भी आप कोई भी एग्जाम देने जाते हो तो आपको, मैं ये नहीं कह रही हूं कि CUET के एग्जाम के लिए ही, जब भी आप कोई भी एग्जाम देने के लिए जाते हो तो उसमें सबसे पहले उस एग्जाम के बारे में हर चीज की इंफॉर्मेशन आपको लेकर जानी चाहिए, ताकि एग्जाम से पहले वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए और आप अच्छी तरीके से कंसंट्रेट करके अपनी प्रिपरेशन को कर सके। ठीक है, सो यहां पर हम CUET के एग्जाम की बात करते हैं कि CUET की पूरी इंफॉर्मेशन में मैं आपको बताने वाली हूं इस वीडियो के अंदर। CUET क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, देन इसके बाद इसका जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है वो क्या होता है। ठीक है, देन उसके बाद इसकी मार्किंग स्कीम कैसे होती है और उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, इसकी जो एक कट ऑफ जाती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाती है वो कितनी होती है, वो सारी चीजें बताने वाली हूं आपको इस वीडियो के अंदर। तो समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक CUET 2025 ऑल अबाउट द आर्ट्स डोमेन। तो सबसे पहले हम यहां पर जानेंगे कि CUET क्या होता है। व्हाट इज CUET? CUET स्टैंड्स फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो क्लास 12 के बाद दिया जाता है। इसी के बिहाफ पर आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस में आपका एडमिशन दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं कि व्हाई CUET इज इंपॉर्टेंट। CUET क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि इसी के बिहाफ पर ही आपका एडमिशन होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर। ठीक है, सो द फाइनल एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट इज बेस्ड ऑन द मार्क्स। तो जितना अच्छे आपके मार्क्स होंगे, आपके किसमें, जितने अच्छे मार्क्स होंगे आपके CUET में, देन उसी के बिहाफ पर आपका एडमिशन होगा। जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को, तो उसमें आपका एडमिशन सिर्फ और सिर्फ CUET के स्कोर के आधार पर ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं क्या, नेक्स्ट अब बात करते हैं इसमें ये पूरी की पूरी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज दी हुई हैं। तो जिस भी स्टूडेंट का जो एक सपना है कि मुझे इनमें से पर्टिकुलर, जैसे बात करूं कि मुझे DU में एडमिशन लेना है, मुझे BHU में एडमिशन लेना है, मुझे जो है वो जो है अदर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है। ठीक है, अब इनमें एडमिशन लेने के लिए बच्चा आपको CUET का एग्जाम देना होता है। ये सारी की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको NTA की मेन वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, तो वहां पर हम सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। ठीक है, तो इसमें 3 सेक्शंस दिए होते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन होता है आपका लैंग्वेज का, सेकंड होता है आपका डोमेन का और थर्ड होता है आपका GT का। ठीक है, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। तो यहां पर देखिए क्या बताया गया है, बताया गया सेक्शन A जो होता है वो लैंग्वेज का होता है। ठीक है, इसमें आपके 13 और 20 यानी कि नेशनल लैंग्वेज और आपकी स्टेट लैंग्वेज दी होगी, तो इसमें से आपको कोई भी एक चूज करनी है। ठीक है, इसमें आपको जो है वो 50 क्वेश्चन दिए होते हैं जिसमें से 40 अटेम्प्ट करने होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, डोमेन्स की। तो टोटल 27 डोमेन्स में से आपके क्लास 12th में जो भी सब्जेक्ट रहे हैं आपको उन्हीं के बिहाफ पर ही आपको एग्जाम देने हैं। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट के पास हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है या अदर सब्जेक्ट्स हैं, तो उनको CUET के एग्जाम उन्हीं सब्जेक्ट के बिहाफ पर देना है जो उनके पास क्लास 12th में थे। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें आपके 50 क्वेश्चंस दिए होते हैं और इसमें से आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। रही बात GT की, तो GT बच्चे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो GT मांगती हैं आपसे कि आपका GT होना चाहिए, तब जाकर आपका एडमिशन हम लोग देंगे। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी भी हैं जो GT नहीं मांगते, इसलिए यहाँ पर आपके लिए बेनिफिट ये होगा कि आप GT को लेकर चलिए, क्योंकि इससे अगर आप अदर यूनिवर्सिटीज को भी टारगेट कर रहे हो और उसमें GT रिक्वायर्ड है तो आप GT का एग्जाम दोगे, तभी जाकर के वो आपका एडमिशन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, GT में जो है वो 60 क्वेश्चन दिए होते हैं, टोटल 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन पेपर पैटर्न की। ठीक है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न की। तो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा कि आपके जो है क्वेश्चन पेपर जो होगा वो टोटल 200 मार्क्स का होगा। इसमें आपके 50 क्वेश्चंस दिए होंगे, डोमेन की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, और 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, इसके अलावा हर करेक्ट क्वेश्चन जो है वो कैरी करेगा +5 मार्क्स। ठीक है, यानी कि एक करेक्ट क्वेश्चन आपका अगर सही है तो आपको +5 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन बच्चा इसका भी ध्यान रखना, इसका बहुत बड़ा ध्यान रखना है आपको कि नेगेटिव मार्किंग भी है।
है। तो अगर आपने गलती से तुक्का भी लगाया या आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसमें 5 मार्क्स तो डिडक्ट होंगे ही होंगे, साथ में -1 और हो जाएगा, ठीक है। तो आप 6 मार्क्स पीछे हो गए, है ना। इसका भी ध्यान रखिएगा। बोर्ड एग्जाम में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन CUT एग्जाम के अंदर होती है, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको हर चीज़ की एक्यूरेसी ही मतलब लेकर जानी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसमें आपको 45 मिनट्स दी जाती है, यानी कि आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 45 मिनट्स दी जाती है, जिसमें आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आ जाती है, ठीक है, आपके पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, आपके मैच द फॉलोइंग, तो बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पर ध्यान देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं, नेक्स्ट अब बात करेंगे किसकी, यहाँ पर इसमें एडमिशन कैसे होता है, ठीक है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें या फिर आपका कोई भी यूनिवर्सिटी आप जिसको टारगेट कर रहे हो, तो उसमें एडमिशन कैसे होता है। एडमिशन सिर्फ और सिर्फ आपके CUET UG के एग्जाम के बिहाफ पर ही होता है, और आपको जो एग्जाम देना होता है वो क्लास 12th में जो भी आपके सब्जेक्ट रहे होंगे उन्हीं में से ही आपको एग्जाम देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं, और क्लास 12 पास आउट होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि मैम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आर्ट्स के स्टूडेंट को किस किस सब्जेक्ट में, मतलब क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने चाहिए जिसके बिहाफ पर उनको एडमिशन जो है वो मिलेगा या वो अपना कोर्स चूज कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। सो फर्स्ट आता है, अगर कोई इंग्लिश BA ऑनर्स इंग्लिश में करना चाहता है तो उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एक लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर 2 आपके क्या आपके डोमेन सब्जेक्ट्स होने चाहिए, और थर्ड क्या हो जाएगा आपका, थर्ड हो जाएगा आपका GT होना चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना कि कुछ यूनिवर्सिटी GT मांगती है, कुछ नहीं मांगती है। तो यहाँ पर जिस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो, पहले उसके बारे में पता करना है कि क्या वहाँ पर GT रिक्वायर्ड है या नहीं है, देन उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं कि टोटल जो है स्टूडेंट जो है 6 सब्जेक्ट जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। टोटल 6 सब्जेक्ट जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं, यानी कि आपने एक लैंग्वेज ली, आपने 3 डोमेन्स लिए, ठीक है, तो ये कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है, और एक आपने GT लिया, ठीक है, और इसके साथ में आप क्या कर सकते हो, एक एडिशनल भी आप दे सकते हैं। तो टोटल आप 6 कर सकते हैं, ठीक है, 6 सब्जेक्ट्स आप ऑप्ट कर सकते हैं, राइट। तो आपको पता लग गया ना, एक लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है, एक लैंग्वेज, राइट, एक लैंग्वेज प्लस में आपके 3 डोमेन्स, ठीक है, 3 डोमेन्स, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका GT हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, अगर आप में से कोई स्टूडेंट BA ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी में करना चाहते हैं तो उनके लिए भी लिस्ट A यानी कि एक लैंग्वेज होनी चाहिए, आपके 2 डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए, और एक लिस्ट B1 और B2 में से कोई भी आपका एक होना चाहिए, यानी कि इसमें जो है वो GT रिक्वायर्ड नहीं है। देखिए, लिस्ट B1 और एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम द आइदर लिस्ट B1 और B2, ठीक है। सो B1 यानी कि लैंग्वेज में से, और या फिर जो B2 होता है, ठीक है, लैंग्वेज 2 सेक्शन 2 होता है, उसमें से क्या कर सकते हो आप, कोई भी एक चूज कर सकते हैं, ठीक है, एडिशनल के लिए। नेक्स्ट आता है, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं, ठीक है, BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स में इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं, कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर इन द CUET इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एनी 1 लैंग्वेज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लिस्ट A में से कोई भी एक लैंग्वेज प्लस आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इकोनॉमिक्स में ऑनर्स करना चाहते हैं, BA ऑनर्स करना चाहते हैं, तो आपके पास एक लैंग्वेज, मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए, एनी 1-2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच वन शुड फ्रॉम लिस्ट B1 और, ठीक है, और इसके अलावा लिस्ट B1 में से भी आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। कहने का मतलब आपके पास एक लैंग्वेज, ठीक है, एक लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है, लैंग्वेज हो गई, राइट। उसके बाद आपका मैथ्स हो गया, ठीक है। सो मैथ्स में से भी आपका मैथमेटिक्स या अप्लाई मैथमेटिक्स में से एक होना चाहिए, और फिर उसके बाद आपका B1 में से एक आपका सब्जेक्ट इसके साथ में और होना चाहिए, ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट क्लास 12th में रहा हो। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, नेक्स्ट बात करते हैं BA ऑनर्स ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के लिए भी सेम है बच्चा, लिस्ट 1 में से यानी कि एक लैंग्वेज, फिर उसके बाद आपका 2 या 3 आपके डोमेन्स हो जाएंगे, ठीक है, और फिर लिस्ट B1 और A B इसमें से दोनों लिस्ट के अंदर से आप क्या करोगे, एक सब्जेक्ट वहां से चूज करोगे, प्लस में क्या कहा, एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 प्लस एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर B1, चाहे वो आपका B1 लिस्ट में है चाहे वो आपका B2 लिस्ट में है, तो जो थर्ड होगा वो आपका इन दोनों में से आपको एक लेना है, ठीक है। इसी तरीके से जो है वो आपका हिंदी पत्रिका, ठीक है, हिंदी पत्रिका के लिए भी क्या करना चाहिए, एक होना चाहिए आपका हिंदी फ्रॉम लिस्ट A,
ठीक है। लिस्ट ए जो आपका लैंग्वेज वाला सेक्शन है, अगर आप हिंदी पत्रिका में करना चाहते हैं, ठीक है, उसमें ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपको हिंदी लेनी होगी। 2 सब्जेक्ट्स आपके डोमेन होंगे और फिर उसके बाद, ठीक है, तो उसके बाद जो है क्या करना होगा, उसके बाद आपको लिस्ट B1 और B2 में से भी आपको एक लेना होगा। और में बताया गया कॉम्बिनेशन नंबर 2 क्या कहता है कि हिंदी फ्रॉम लिस्ट ए, ठीक है, हिंदी फ्रॉम लिस्ट ए सेक्शन 3 में क्या हो जाएगा, जनरल टेस्ट। तो आपका एक लैंग्वेज हो गई और एक क्या हो गई, आपका जनरल टेस्ट। तो इसके बिहाफ पर भी आपका एडमिशन हो सकता है, लेकिन आपको ये देखना है कि पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में क्या, किस यूनिवर्सिटी में ये 2 चीज़ें मांगी जा रही है, जिसके हिसाब से, जिसके बिहाफ पर आपका जो है इसमें एडमिशन हो सकता है, किसमें, इस कोर्स को लेकर के, हिंदी पत्रिका कोर्स को लेकर के, ठीक है। सो ये कॉम्बिनेशन 1 है, जिसमें एक 1 लैंग्वेज, जिसमें आपके 2 डोमेन चाहिएंगे, और फिर तीसरा क्या हो जाएगा, लिस्ट B1 और B2 में से कोई भी आप ले लोगे। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है कि आपका एक लैंग्वेज होगी जो कि हिंदी होनी चाहिए और सेक्शन 3 होना चाहिए, यानी कि GT होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे क्या, हिस्ट्री में भी आपका क्या है, हिस्ट्री में एक लैंग्वेज प्लस 2 सब्जेक्ट और B1 और B2 में से आपका एक सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास ह्यूमैनिटीज एंड द सोशल साइंस। ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस में भी सेम वही आपके रहेंगे, एक लैंग्वेज होगा, एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 और एनी 1, फिर आपका B1 और B2 में से भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब सिंपल सी मोटी मोटी बात है कि एक लैंग्वेज होनी चाहिए और आपके 3 डोमेन होने चाहिए, ठीक है। तो मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द CUT स्कोर ऑब्टेन फ्रॉम द अबव मेंशन द कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट। तो अगर आप जब अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जब आप फिल करते हैं ना, तो बच्चे आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी के बिहाफ पर आपका एडमिशन होगा, ठीक है, और इसी से ही आप अपनी आगे की स्टडी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, जर्नलिज्म भी बहुत सारे बच्चे करना चाहते हैं और ये बहुत ही पॉपुलर कोर्स है। कैंडिडेट मस्ट हैव इन द CUET इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए। अब देखो यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक है, किसके लिए, जर्नलिज्म के लिए। लिस्ट ए में से क्या होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए। एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम B1, कोई भी 2 डोमेन्स होने चाहिए, ठीक है। एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम B1 और B2, सेम यहीं पर है, ठीक है। बस यहाँ पर देखिएगा, उसमें जो है वो आपके पास चूज करने के लिए आपके पास राइट दिया गया था, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया गया है कि आपको इंग्लिश लेनी है, ठीक है। तो एक इंग्लिश हो गई, देन आपके 2 मेन सब्जेक्ट हो गए, आपके डोमेन हो गए, और फिर लैंग्वेज और डोमेन में से आपको कोई भी एक चूज करके आपको 4th वाला बना लेना है। नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन नंबर 2। इसके लिए कॉम्बिनेशन 2 क्या होगा, इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए सेक्शन 3, यानी कि GT रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन 2 है, जो भी आप जर्नलिज्म का कोर्स करना चाहते हैं, BA ऑनर्स करना चाहते हैं जर्नलिज्म में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मल्टीमीडिया एंड द मास कम्युनिकेशन। तो मल्टीमीडिया और मास कम्युनिकेशन में क्या करना है आपके पास, तो यहाँ पर भी आपके क्या दिए गए हैं, आपको यहाँ पर क्या बताया गया है कि एनी 1 लैंग्वेज, तो कोई भी आप लैंग्वेज चूज कर सकते हो, इसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया, लिस्ट ए से कोई भी लैंग्वेज, कोई भी आपको एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम एक सब्जेक्ट आपको देना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में से, ठीक है, एक सब्जेक्ट। तो पहले हमने देखे तो 2 सब्जेक्ट थे, लेकिन यहाँ पर मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन में एक लैंग्वेज आपको, ठीक है, एक आपका डोमेन होना चाहिए, और थर्ड क्या हो जाएगा आपका, थर्ड होगा और बताया गया लिस्ट B2 प्लस सेक्शन 3 ऑफ द CUET, यानी कि जनरल टेस्ट होना चाहिए। कहने का मतलब आपका एक लैंग्वेज हो गया, ठीक है, लैंग्वेज हो गया, प्लस में क्या हो जाएगा, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1, तो एक डोमेन हो गया आपका, ठीक है, एक डोमेन हो गया, और थर्ड क्या होगा, थर्ड हो गया आपका GT, ठीक है, थर्ड क्या हो गया, GT, ठीक है। यानी कि B1 और B2 में से आपका क्या हो जाएगा, कोई भी एक आपको चूज करना है, एनी 1 बोला गया है ना, और थर्ड क्या हो गया आपका, GT। तो ये चीजें इसके लिए रिक्वायर्ड होंगी, क्लियर है बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट करेंगे हम क्या, सोशियोलॉजी के लिए। कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर इन CUET द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, एनी 2 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट B1 और द B2 सब्जेक्ट आइदर द B1 B2। सो सेम इसमें भी आपको क्या करना है, सोशियोलॉजी के लिए भी एक लैंग्वेज हो गई, ठीक है, एक लैंग्वेज होगी आपकी, और क्या हो जाएगा, आपके डोमेन्स हो जाएंगे, ठीक है, 2 डोमेन हो गए, और B1 और B2 में से 2 डोमेन हो गए, और B1 और B2 में से क्या हो जाएगा, आपको एक सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। तो इस तरह का आप कॉम्बिनेशन देखोगे, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर प्रोग्राम के लिए करते हैं, अभी तो हमने सारे ऑनर्स के देखे, अब यहाँ पर प्रोग्राम के लिए करते हैं, ठीक है। प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, सो कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन द CUET इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन 1 क्या कहता है, प्रोग्राम करने के लिए एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, ठीक है, तो कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो, हिंदी इंग्लिश कोई भी अदर लैंग्वेज ले सकते हो। एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम B1, ठीक है, तो डोमेन में से कोई भी 2 हो गए, राइट। एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 और B2, जो हमने अभी तक देखे, पहले जितने भी हम कर चुके हैं, मैक्सिमम में क्या आता है, मैक्सिमम में 1 लैंग्वेज आती है, ठीक है, मैक्सिमम में 1 लैंग्वेज, जो कि इसमें भी है 1 लैंग्वेज, प्लस में आपके तो 2 डोमेन्स हो जाएंगे, ठीक है,
2 डोमेन्स हो जाएंगे, और फिर थर्ड क्या हो जाएगा आपका, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में से कोई भी आप एक ले सकते हो, तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें से तीन डोमेन भी ले सकते हो, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वो एडिशनल रहेगा, 2 तो मेन होंगे आपके क्लास 12th वाले। अगर आप कोई और एडिशनल लेना चाहते हैं, जैसे कोई लैंग्वेज होगी तो आप लैंग्वेज में भी कर सकते हो, फोर्थ को थर्ड उसको सेक्शन को, या फिर आप कर सकते हो जो है वो डोमेन भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हिस्ट्री और पॉलिटी आपने ले लिया, 2 डोमेन ले लिए। ठीक है, इसके अलावा लिस्ट 1 में से यानी कि कोई लैंग्वेज, हिंदी के अलावा आप इंग्लिश ले सकते हो, अदर लैंग्वेज लेते हो, या तो एक लैंग्वेज चूज कीजिए या फिर डोमेन में से भी एक आप चूज कर सकते हो, लेकिन दोनों में से एक करना है आपको। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट करना है कि कॉम्बिनेशन 2 में क्या कहता है, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट 1। ठीक है, कोई भी लिस्ट 1 में से एक लैंग्वेज। ठीक है, एनी वन फ्रॉम द लिस्ट B1 और द लिस्ट B2, 2 आपके वो दिए गए हैं। ठीक है, तो B1 और B2 में से कोई भी आप एक लोगे, चूज करोगे, प्लस सेक्शन 3 में से, यानी कि आप इसमें GT होना रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो 1 लैंग्वेज, 2 डोमेन और एक GT। ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद ये प्रोग्राम कॉम्बिनेशन वेयर द मैथमेटिक्स। ठीक है, सो वेयर द मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स और द कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस इज वन ऑफ द 2 कोर डिसिप्लिन इज मैंडेटरी दैट द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड एंड पास द मैथमेटिक्स इन क्लास 12। अगर आप इनमें से कोई भी अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपका मैथमेटिक्स होना क्लास 12th में ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स है, स्टैटिक्स है, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन है, या फिर कंप्यूटर साइंस है, तो अगर आपका इनमें से कोई भी कोर्स है तो उसके लिए क्लास 12th में मैथमेटिक्स का पास होना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली वेयर द लैंग्वेज इज बीइंग ऑफर्ड इज वन ऑफ द 2 डिसिप्लिन्स द कैंडिडेट मस्ट हैव वर्किंग द नॉलेज दैट ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, तो आपको एक लैंग्वेज लेनी होगी, लेकिन वो लैंग्वेज आपकी क्लास 12th में होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं नेक्स्ट अब बात करते हैं इसकी पेपर मार्किंग स्कीम। अब यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है कि इसमें कैसे कैसे मार्किंग स्कीम दी जाती है ना। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो ये कंफ्यूजन आपकी यहाँ पर दूर कर देते हैं। हर करेक्ट आंसर कैरी करेगा आपका +5 मार्क्स, जो कि मैंने बता दिया। एक इनकरेक्ट आंसर आपका -1 करा देगा, अभी बताया है। अनआंसर्ड या मार्क फॉर व्यू, ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू। तो जो अगर आपने किसी क्वेश्चन पर अगर आप फंस गए हो, अटक गए हो, कंफ्यूज हो कि इसका ये आंसर हो सकता है, ये आंसर, और आपने उसको स्किप करके आप आगे बढ़ गए, यानी कि जो आपका जो वो बटन जो शो करेगा मतलब आपने उसको रिव्यू नहीं किया, आप ये सोच रहे हो कि मैं इसको बाद में करूंगा टाइम रहते, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसके कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। अनआंसर और द मार्क फॉर व्यू, अगर आपने किसी का आंसर नहीं दिया है, ठीक है, उसको ब्लैंक छोड़ दिया, तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास, इफ मोर देन वन ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में अगर एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हैं, ठीक है, एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हैं, तो आपको उस सिचुएशन में आपको +5 मिलेंगे, बट इट विल गिवन दोज स्टूडेंट हु मार्क्ड एनी वन ऑप्शन। मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन एनटी की तरफ से दिया गया है, ठीक है, उस क्वेश्चन के एक से ज्यादा ऑप्शन सही हैं, ठीक है, एक से ज्यादा ऑप्शन सही है। किसी बच्चे ने क्वेश्चन को रेज किया कि प्रूफ के साथ में दिया कि देखो इसका आंसर ये भी हो सकता है, इसका आंसर ये भी हो सकता है। अगर तो एनटीए ने पाया कि वो सही है, तो सभी बच्चों को इसके +5 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन उन्हीं बच्चों को मिलेंगे जिसने वो अटेम्प्ट किए होंगे, यानी कि दोनों ऑप्शन में से कोई भी अगर आपने एक भी लगा दिया तो इसका मतलब आपको वो मार्क्स मिलने हैं। ठीक है, सो अब करेंगे क्या, नेक्स्ट पर बात करते हैं, इफ ऑल द ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट। अगर सारे ऑप्शन करेक्ट है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, कभी कभी सिचुएशन ऐसी जाती है कि सारे ऑप्शंस उस पे करेक्ट होते हैं, ठीक है, और करेक्ट होते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको +5 मिलेंगे। ठीक है, बट आपको क्या करना है, फिर भी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वो जो है वो मार्क्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार इसमें तो सारे के सारे ऑप्शन सही है तो इसको छोड़ देते हैं क्योंकि मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। उस सिचुएशन में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ उसी बच्चे को मिलेंगे जिसने कि कोई भी आंसर टिक किया होगा, उसके सारे ऑप्शन में से कोई भी आंसर एक टिक किया होगा, तो डेफिनेटली ही और शी विल गेट +5 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास, इफ नन ऑफ द ऑप्शन इज फाउंड करेक्ट। अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है ना, एंड क्वेश्चन इज फाउंडेड रॉन्ग, और एनटी की तरफ से जब उसको एग्जामाइन किया गया, उसकी जांच पड़ताल की गई और वाकई में वो क्वेश्चन गलत पाया गया, तो उस सिचुएशन में देन ऑल द कैंडिडेट्स विल बी अवॉर्डेड, बट क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्टेड। लेकिन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूरी है। ठीक है, सो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था आप लोगों के लिए, राइट।
चलिए अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं किसी कंपटीशन इन CUET UG। मैंने कहा ना कि हर साल से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो लगभग जो है 2022 में 9.9 लाख स्टूडेंट ने इसमें जो है वो पार्टिसिपेट किया था। 2023 की बात करूँ तो 14 लाख यानी कि लगभग 15 लाख, और यहाँ पर 24 की बात करूँ तो 13.47618 के करीब जो है वो स्टूडेंट ने CUET का एग्जाम दिया था। ठीक है, अब मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल DU की बात करती हूँ। ठीक है, सो DU में एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो अगर मैं मानकर चलूं कि कोई स्टूडेंट अगर बीकॉम ऑनर्स करना चाहता है, ठीक है, तो उसकी कट ऑफ जो है वो कितनी होनी चाहिए, वो 782 जनरल कैटेगरी की होनी चाहिए। ठीक है, SRCC के लिए। ठीक है, तो SRCC में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको इतनी एक्सपेक्टेड बता रही हूँ बच्चे, मैं एक्यूरेट नहीं बता रही हूँ, हो सकता है इसके आगे पीछे भी हो सकता है ना, इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो यहाँ पर साइकोलॉजी ऑनर्स करना चाहते हैं, ठीक है, साइकोलॉजी ऑनर्स के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 795, ठीक है, 795 SRCC के लिए। देन उसके बाद जो है आपको BBA BMS करना है तो उसके लिए 558 से लेकर 620, ठीक है, तो SSB शहीद भगत सिंह कॉलेज, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ द बिजनेस स्टडीज़, ठीक है, सो उनके लिए है। और बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं तो 770 से लेकर के आउट ऑफ 800 में से आपका स्कोर जो होना चाहिए 770 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, सो ये भी जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, किसमें, SSCBS में, राइट। और BA ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपका स्कोर होना चाहिए 750 प्लस के आसपास, ठीक है, रामजस कॉलेज के लिए। इसके अलावा हम क्या करते हैं, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 770 से लेकर 780 तक का स्कोर आपका होना चाहिए, अगर आपका टारगेट है कि मुझे मिरांडा हाउस में एडमिशन लेना है तो। ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए 760 जनरल कैटेगरी के लिए, और हिंदू कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इसके आसपास में आपको लाना होगा स्कोर। और BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, तो अगर मैं बात करूं हिंदू, हंसराज सेंट स्टीफन और किरोड़ीमल कॉलेज की, तो उसके आसपास में आपका इतना स्कोर होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर आप इन कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है बच्चे, तो आपको बिल्कुल मायूस नहीं होना, तो हो सकता है इससे कम भी हो जाए, इसके थोड़ा सा 1-2 मार्क्स जो है वो, या फिर 5-7 मार्क जो है वो ऊपर भी हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करती हूँ कि लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी थी DU की। सो लास्ट ईयर की कट ऑफ देखिए, बीकॉम ऑनर्स के लिए, ठीक है, 782 जनरल कैटेगरी के लिए SRCC में। ठीक है, तो ये हुआ था। नेक्स्ट साइकोलॉजी ऑनर्स के लिए, ठीक है, अगर आप रामजस कॉलेज से साइकोलॉजी ऑनर्स करना चाहते हैं जनरल कैटेगरी को, तो 750 प्लस आपका मार्क्स होना चाहिए। BBA BMS के लिए 558 और तो 60, सो ये हो जाएगा आपका SSCBS यानी कि शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस आर्ट। और आपका BA ऑनर्स के लिए, बीकॉम ऑनर्स के लिए इतना होना चाहिए, और आपका BA ऑनर्स के लिए 750 मार्क्स होना चाहिए आपके रामजस कॉलेज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं किसकी, BHU की। अब ये तो थी दिल्ली की बात, ठीक है, अब यहाँ पर हम BHU की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं, जो मुझे लगता है कि DU के साथ साथ में ये BHU भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की पसंदीदा यूनिवर्सिटी है ना, तो जिसमें भी ये एडमिशन लेना चाहते हैं जो भी स्टूडेंट, तो इनके आसपास आपको स्कोर लाना होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं जनरल कैटेगरी बात करूँ, ठीक है, और ये महिला महाविद्यालय, ठीक है, महिला महाविद्यालय, तो 220 प्लस, ठीक है, ये हो गया आपका VKM यानी कि वसंत कन्या महाविद्यालय, तो आपका जनरल कैटेगरी के लिए बता रही हूँ, ये सारा का सारा जनरल कैटेगरी के लिए है, तो 165। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ द मेन कैंपस 220 प्लस, इसके अलावा वसंत कॉलेज फॉर वुमेन 170 प्लस, इसके अलावा DAV के लिए जो है वो 210 प्लस, और इसके अलावा आर्य महिला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, उसके लिए आपको 160 प्लस। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रही हूँ बच्चे, एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैम ने तो एक्यूरेट बता दिया, हमारे तो इससे कम आ गए, हमारे तो इससे ज़्यादा बता दे, ज़्यादा आगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है इससे थोड़ा सा 5 to 7 मार्क्स ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बताया गया है। इसके अलावा OBC के लिए महिला महाविद्यालय में 200 प्लस, देन वसंत कन्या महाविद्यालय में 150 प्लस, देन FMC फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस 215, देन 160 इनके लिए और इसके लिए। तो ये पूरी की पूरी BHU की कट ऑफ है। ठीक है, ये पूरी की पूरी BHU की कट ऑफ है, तो आपको एक बार उसमें जाकर देखना है। अगर आप ST कैटेगरी से हो और अगर आप महिला महाविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए ST कैटेगरी के लिए आपको 120 प्लस लाना होगा। देन वसंत कन्या महाविद्यालय में आपको 100 प्लस में एडमिशन होने की पूरी संभावना होगी। ठीक है, और फैकल्टी ऑफ द मेन कैंपस यहाँ पर 135, और इसके अलावा आपका वसंत कॉलेज फॉर द वुमेन तो 100 प्लस, और इसके अलावा DME 110 प्लस, और इसके अलावा आर्य
महिला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, तो ये आपका हो जाएगा 115 प्लस। ठीक है, तो आप इसकी एक बार कट ऑफ देख लीजिएगा, ये EWS की कैटेगरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं BHU के, क्या BHU BA ऑनर्स के लिए सोशल साइंस एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो जो सोशल साइंस के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2024 के लिए, वो ये दी हुई है। ठीक है, सो यहाँ पर ये कैटेगरी है, तो ये आपके पूरा का पूरा ये कट ऑफ दिया गया है। जनरल कैटेगरी के लिए महिला महाविद्यालय 230 प्लस, इसके अलावा VKM में वसंत कन्या महाविद्यालय 270 प्लस स्कोर। ठीक है, और FMC के लिए 245, और इसके अलावा वसंत कॉलेज फॉर द वुमेन 170 प्लस, इसके अलावा DAV 215 और AMPG में 180 प्लस आपको लाना होगा। ठीक है, देन इसके अलावा OBC कैटेगरी से हो तो OBC कैटेगरी में यहाँ पर देखिए इनके लिए इतना आपको स्कोर जो है वो एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है कि इतना स्कोर आपको स्कोर करना होगा, तब जाकर आप उसमें क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं कि आप CUET के लिए, ठीक है, अगर आप CUET के लिए पहले ही अटेम्प्ट में आपके अच्छे मार्क्स आए तो उसके लिए आपको एक अच्छी से प्रिपरेशन करके जानी है, जो CUET अड्डा 24/7 के महापैक में आपको करवाई जाती है। इस महापैक का एक्सेस जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि इसमें सभी बैचेस जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। पूरे साल आप स्टडी करते रहते हो, पूरे साल आप लाइव क्लासेस रहते रहते हो, पूरे साल आप पढ़ते रहते हो, जिसके बिहाफ पर आपका 8 to 10 टाइम्स आपका सिलेबस जो है वो रिवाइज हो जाता है और आपको हर चीज़ फिंगर टिप्स पे लर्न हो जाती है, उंगलियों पर लर्न हो जाएगी। तो आप जो है महापैक में एनरोल कीजिए, और महापैक में एनरोल करने के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज कीजिएगा Y489। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप इसका सिलेबस जानना चाहते हैं तो इसके सिलेबस के लिए क्या करेंगे, इसके सिलेबस के लिए आपको क्या करना है, आपको NTA की वेबसाइट पर जाना है exam.nta.ac.in। ठीक है, तो आपको क्या करना है, exam.nta.ac.in। ठीक है, तो यहां पर जाना है, आपको यहां पर क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर ये साइट नहीं चल रही है, तो जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आपको सारी की सारी यहाँ पर आपको वो जो है सिलेबस दिखाई देने लगेगा। सिलेबस के ऊपर मैं एक और वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको सारा का सारा आर्ट्स का सिलेबस आपको गिवन होगा। ठीक है, सो अभी आपको क्या करना है, फुल ऑन फोकस करना है अपने CUET के एग्जाम पर। ठीक है, हमारी असली फाइट जो है वो CUET एग्जाम से है। अब इसमें एनरोल करने के लिए, मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आपको क्या करना है, कूपन कोड यूज करना है Y489। लेकिन कैसे, तो इसके लिए अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। ठीक है, देन उसके बाद क्या करना है, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करेंगे, UG पे क्लिक करेंगे, देन आर्ट्स पे हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो। ठीक है, सो ये बहुत सारे कोर्सेज हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप महापैक पे आओगे नीचे। ठीक है, महापैक की भी 2 कैटेगरी है, विद बुक है, विदाउट बुक है। तो आपको जिनमें से जो भी कैटेगरी चूज करनी है, ठीक है, विद बुक वाली, विदाउट बुक वाली, विद बुक वाली ज़्यादा अच्छी रहेगी क्योंकि फिजिकल बुक आपको दे दी जाती है, घर बैठे आपके पास वो बुक पहुंच जाएगी। अगर नहीं प्रिंटेड बुक लेना चाहते हो तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बाय नाउ क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद Y489 कूपन कोड लगाएंगे और अभी से अपनी CUET की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब आपको इसमें मिलने क्या वाला है, तो यहाँ पर देखिए इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए इसमें आपको प्रीमियर स्टडी मटेरियल मिलेगा, यानी कि कहीं से भी कुछ भी आपको बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है, और आपको जो है लाइव क्लासेस में आप टीचर से डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और पर्टिकुलर एक सेशन भी दिया जाता है डाउट क्लास का। ठीक है, उसके बाद आपका सेक्शन, हर सेशन की आपको PDF वगैरह दी जाती हैं, क्विजेस दिए जाते हैं, ई बुक्स डेली रहेगी आपके पास में, तो आप उसको पढ़ करके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। नोट्स और आर्टिकल्स होंगे और रिकॉर्डेड वीडियोस आपके पास होती हैं, सो दैट कि आप कहीं पर भी, अगर आप जब भी आपको टाइम मिलता है या कहीं पर कोई कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ तो आप क्या कर सकते हो, आप उसमें जाकर इस तरीके से आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, जाकर के उसको चेक कीजिएगा और प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय टू ऑल।